हेलो, वेलकम। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 का क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसका हम लोग लेक्चर 3 आज देखेंगे। ठीक। प्रीवियस क्लासेस में आप प्लेलिस्ट बना दी है। प्रीवियस क्लासेस में आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिल जाएगा। ये लेक्चर 3 है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। जहाँ से एंड किया था वहाँ से इसको शुरू करते हैं। अब देखो, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अच्छा हाँ, लेक्चर 2 का एक में एक क्वेश्चन था जो मैंने बताया था कि सिलेंडर में कुछ गैसेस भरी जाती हैं, तो उनमें वो फाउल स्मेल किसकी वजह से आता है ना। तो वो जो गैस है उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन एक गैस है जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। कि जब सिलेंडर लीक हो तो हमको पता चले कि वो स्मेल जो आती है, फाउल स्मेल, वो इसी गैस की वजह से आती है, जो कि मिक्स की जाती है सीएनजी से, एलपीजी से। तो समझ में आया, मतलब यही वो गैस है जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल सी आती है, जिसको रॉटन कैबेज का स्मेल होता है। रॉटन कैबेज, पत्ता गोभी, सड़ा हुआ पत्ते गोभी जैसा वो स्मेल होता है इथाइल मरकैप्टन का। दैट गैस इज यूज्ड in the cylinders to determine the leakage, if there is any leakage or not। ठीक, ये हो गया। ठीक है। तो water can exist in 3 states of matter: solid, liquid and gas। अब देखो क्या है कि what happens inside the matter during this change of state, what happens to the particles। पार्टिकल में क्या होता है जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चली जा रही है या लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है। तो पार्टिकल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे चेंजेस के थ्रू गुजर रहा है ना, वो ये पूछ रहा है। तो हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। ठीक। अब वो चेंज ऑफ स्टेट्स होता कैसे है, चलो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखो, देखो जैसे कल हमने सॉलिड के बारे में देखा था, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक। सॉलिड में हमने देखा था कि जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो एकदम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। ठीक। ये ऐसे पार्टिकल्स हो गए सॉलिड। लिक्विड में हमने एक कंटेनर ग्लास जार लिया था, चलो उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है। और गैस में हमने डिओड्रेंट बनाया था जिसके पार्टिकल्स और काफी दूर दूर हैं, है ना, मतलब काफी फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड में हमने ग्लास स्लैब जैसे एग्जांपल दिया, या कुछ और ले लो, प्लास्टिक ले लो, मग ले लो, कुछ भी ले लो। लिक्विड में हमारा वाटर हो गया। ठीक है। और गैस में हमारा डिओड्रेंट्स हो गए, ये सब हो गए। और एयर है, जो एयर है हमारा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक। ये है। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक। तो अब क्या है कि जैसे मान लो हम लोग लेते हैं वाटर। ठीक है। वाटर को जब ठंडा किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और वाटर को जब गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। बात मतलब है ना, हो गया वो। तो अब पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आए, पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आए, है ना, वो हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमारा था आइस, देखो जैसे सॉलिड है, आइस तो हमारा सॉलिड हो जाएगा। ठीक। ये आइस ब्लॉक हो गया हमारा। ठीक। पार्टिकल में सारे, जो इनमें नेग्लिजिबल डिस्टेंस है जिसमें पूरा दिख रहा होगा। ठीक है। अब इसमें चेंजेस हुआ क्या, देखो जैसे मान लो उसको हमने हीट किया। ठीक है, कोई बर्नर पे इसको हमने हीट कर दिया, गैस स्टोव पे इसको हीट किया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पार्टिकल, देखो दो चीजें हैं।
यहाँ पे हम आपको समझाएंगे फ्यूजन क्या होता है और ये पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक, तो आप देखो, जैसे हमने इसको हीट किया, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ आइस था, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो इसके जो पार्टिकल हैं, इनमें हमने कल बताया था आपको, एक बाइंडिंग फोर्स होता है ना, बाइंडिंग फोर्स, जिनसे दो पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं, है ना, वो मूव नहीं करते, है ना, बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक, तो पहले हम जब हीट कर रहे हैं इसको, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इन दोनों में, पार्टिकल्स में, वो टूटने के लिए, है ना, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं और वो अपना एनर्जी उनमें आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो पार्टिकल मूव करने लगते हैं, है ना, वो अपने स्थान पे बैठे बैठे वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब जब पार्टिकल्स हुआ एनर्जाइज, ठीक है, पार्टिकल के अंदर आ गई एनर्जी, तो वो अपने जो बाइंडिंग फोर्स है वो उसको तोड़ के आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप सुनिए थोड़ा, जैसे बाइंडिंग फोर्स है उसको तोड़ के इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट करेंगे और वो अपना बाइंडिंग फोर्स तोड़ेंगे। जब वो बाइंडिंग फोर्स तोड़ते हैं जिनसे वो बंधे हुए हैं, तो फिर जब पार्टिकल फ्रीली थोड़ा मूव करने लगेंगे, बाइंडिंग फोर्स टूट जाएगा, तब वो लिक्विड में बदल जाएंगे। ठीक, उनका लिक्विड स्टेट आ जाएगा, मतलब सॉलिड से वो फिर, देखो सॉलिड पहले आइस ब्लॉक था, उसमें हमने एनर्जी दी तो उसके जो बाइंडिंग फोर्स थी वो टूट गई। मतलब क्यों, कैसे टूटी, क्योंकि पार्टिकल जो हो गए वो एनर्जाइज हो गए, और उनके अंदर पार्टिकल में जो हमने हीट दिया, हीट, तब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई और वो मूव करने लगे। वो मूव करने लगे तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फोर्स जो उन पे लगा था वो टूट गया, और वो पार्टिकल देखो इसे ब्रेक होके, इस तरह देखिए आप, पार्टिकल जो है वो ब्रेक होके लिक्विड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे था वो, यहाँ पे था वो सॉलिड, यहाँ पे आ हो गया वो लिक्विड। अब अब अगर तीसरा चीज फिर से इसको, अब क्या होगा, जैसे ये लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो गया, अभी हमने इसको और गर्म करते गए। ठीक है, और गर्म करते गए, पार्टिकल की एनर्जी और इंक्रीज होती गई। ठीक है, पार्टिकल में और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, वो और मूव करने लगे। ठीक है, और मूव कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि इन्हीं एनर्जी, मतलब जब वो फर्दर जो पार्टिकल इतने दूर दूर हैं, तो अभी भी इनमें अगर मान लो कुछ बाइंडिंग एनर्जी बची होगी, वो भी टूट जाएगा, और वो पार्टिकल्स एकदम फ्रीली मूव करेंगे, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे और इनको फिर क्या बोल देंगे, गैस, गैस में आ जाएंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इनको, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे ये। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आइस ब्लॉक जो था वो सॉलिड में था, उसकी उसको हमने हीट किया तो वो चेंज हो गया लिक्विड में, है ना, सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड जो मतलब ये वाटर में चेंज हो गया, फिर लिक्विड से फिर वो गैस में चेंज हो गया। ठीक है, वो हमारा जो वाटर था वो गैस में चेंज हो गया, वाटर वेपर बन गया। ठीक, ये होता है फेनोमेना, सॉलिड लिक्विड गैस में बदलने का। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया। तो अब देखते हैं फ्यूजन क्या होता है। देखो, अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लो ये आइस ब्लॉक था, ठीक है, आइस था हमारा, तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी ज्यादा होती है ना, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी कम होती है। वाटर में क्यों, क्योंकि हमने अभी पानी, बर्फ में हमने हीट एनर्जी दी, और वो हीट एनर्जी
मतलब इतनी दी कि बस ये बर्फ पिघल ही पाया है ना। बट जस्ट आइस वाले स्टेट से वो वाटर में चेंज हुआ है। इतनी एनर्जी नहीं थी कि मतलब प्रॉपर वाटर इसके पार्टिकल्स के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि वो एकदम फ्रीली इधर उधर टहलने लगे, है ना। बस जस्ट आइस के बाद वो मतलब आइस या 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी इतनी एनर्जी दी कि वो सिर्फ वो जो बाइंडिंग एनर्जी थी उन्हीं को तोड़ पाए हैं, है ना। अभी वो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक। तो इस इसमें आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में जो एनर्जी हमने हीट एनर्जी दी, और वो हीट एनर्जी यूज हुई किसमें, पार्टिकल के बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में, है ना। पार्टिकल के बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में वो हीट एनर्जी यूज हुई। तो जितनी एनर्जी यूज हुई है उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बस मेल्ट ही हो गया वो, और लेटेंट हीट मतलब छुपा हुआ। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई, है ना। मतलब हिडन एनर्जी कह लीजिए आप। हिडन एनर्जी है, दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस में हुआ है, और वो इंटरनल पार्टिकल्स के बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में काम किया है उसने, उस हीट एनर्जी में। दैट इज वाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, देखो। ऑन On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। ठीक है, जैसे सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ना पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट होने लगता है ग्रेटर स्पीड से। ठीक। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है। द फोर्सेस ऑफ द एनर्जी सप्लाइड overcomes the forces of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and start move freely। जो पार्टिकल है उनमें एनर्जी आएगी, वो अपना फिक्स्ड पोजीशन छोड़ के वो अपना इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट। एक समय आएगा जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होगा एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, फिर वो सॉलिड क्या होगा, एक स्टेज आएगा जब वो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये वही एक डेफिनेशन है। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट जस्ट मेल्ट होके वो लिक्विड में चेंज होगा, तो वो जो टेम्परेचर पे वो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जैसे कोई पार्टिकल के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, वो बस टूट के वो लिक्विड में चेंज हुआ है ना। तो जितनी एनर्जी उसको दी गई है सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए, वो ये बताता है कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, कितने स्ट्रेंथ से वो बंधे हुए हैं, वो यही बताता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, बर्फ के पिघलने का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे उसको, 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब वही है, आइस को जब हमने पिघलाया तो जस्ट वाटर में चेंज हुआ। वाटर मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बात यह है कि वो एनर्जी गई कहाँ। तो वही जो मैंने बताया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, वो एनर्जी वहीं गई। देखो किसमें, वो जो पार्टिकल के बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में जो यूज हुआ वो हीट एनर्जी वो उसी में गई। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी थी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, उनको तोड़ने में वो एनर्जी यूज हुई ना, जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक, और उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलेंगे। मैं अभी आपको बता दिया सर। ठीक, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड है ना, उसको हम लोग लिक्विड में चेंज करें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, जो एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पे, है ना, उसी पे हम लोग उसको चेंज करें 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में। ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसमें लगेगी, हीट एनर्जी जितनी उसमें लगेगी, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस इन द सेम टेम्परेचर। वही जो हमने कहा आपसे, पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो वाटर वाले में ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आइस। ठीक, क्योंकि उनके उनके पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है ना, क्योंकि उन्होंने वो बाइंडिंग फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के अब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा चुके हैं, मतलब उनके अंदर एनर्जी है, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। अब वही है, उनको अगर और ज़्यादा तुम हीट एनर्जी दोगे तो लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। ठीक, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर पे जहाँ पे लिक्विड बॉईल होने लगे, उबलने लगे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब उनमें जो है हीट एनर्जी वो ज़्यादा ले लेंगे, एनर्जी ज़्यादा लेंगे, वो पार्टिकल में ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। तो वो जो और भी बचा कुचा बाइंडिंग फोर्स होगा उसको भी तोड़ के वो लोग मूव करेंगे और वो गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में चले जाएंगे। अब फॉर वाटर, पानी के लिए वो जो टेम्परेचर है दैट इज 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री, है ना, 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। और ये केल्विन वाला क्या है पता है आपको, देखो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखो, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बोलेंगे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बताओगे केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे हम लोग तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 इसको हम इतना कह सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक, अब देखो, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो सब्ट्रैक्ट 273। ठीक, और अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ दो उसमें। जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा है पहले से, देखो केल्विन को सेल्सियस में जब केल्विन को सेल्सियस में करना है तो -273 कर दो, और जब सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273 जोड़ दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल केल्विन और सेल्सियस में, जैसे 500 केल्विन था, उसको हमको सेल्सियस में चेंज करना था, उसमें से 273 घटा दिया, -273, कितना आ गया, 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लगाओ, उसको सेल्सियस में चेंज करो और नीचे कमेंट में हमको आंसर लिख दो सारे, 5 पे इधर 5 पे इधर। ठीक है, इधर वाले देखो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए +273 डिग्री, मतलब +273 से जोड़ देंगे उसको सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए।
जैसे 27 डिग्री सेल्सियस था, उसमें आप 273 जोड़ दिए तो क्या हो गया 300 केल्विन। ठीक, तो ऐसे आप क्या करो, चेंज करो उसको केल्विन में, इसको ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस में। अपना आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में हमको पोस्ट कर दो। ठीक, ये तो अभी आपको समझा दिया। अच्छा, अब कुछ होता है, देखो सॉलिड लिक्विड गैस था, कुछ कुछ चीजें होंगी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएंगी, है ना, और कुछ कुछ होगा जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगा उसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक, समझ में आया बात। अब जैसे कैम्फर है, कपूर, ठीक है, कैम्फर कपूर, उसको हम लोग पूजा में यूज करते हैं, थोड़ा सा उसको जलाते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने को हमने क्या बोला, सब्लिमेशन। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो गैस है उनको आप एनर्जी दोगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होते हैं, मतलब एनर्जी क्या है, उनको कूल करना है। सॉलिड CO2 होता है, क्या होता है, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी बताते हैं क्या होता है, उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। कैसे, चलो बताते हैं। और देखो, ये वाला डायग्राम देखो, जैसे कि क्या है, एक सिलेंडर था उसमें और ये पिस्टन है ऊपर वाला। ठीक, ये ठीक, हुआ क्या, अब हम इस पिस्टन को प्रेस किए, तो जब पिस्टन को प्रेस किए तो पार्टिकल जो थे पहले दूर दूर थे, अभी करीब आ गए, पास पास। अब पिस्टन को और प्रेस किए तो पार्टिकल देखो एक लाइन में आ गए, है ना, एकदम, है ना, एकदम कम से कम हो गया। मतलब कंप्रेसिबिलिटी देखो, याद करो हमने पिछली क्लास में बताया था कि गैस को कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है ना, इट कैन बी कंप्रेस्ड देखो सच एन हायर एक्सटेंट कि वो गैस से सीधा लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो सकते हैं। तो हमारा जो LPG सिलेंडर आता है इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, हाईली कंप्रेस्ड होता है। देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, तो एक तरफ आप प्रेशर दे रहे हो खूब कस के और दूसरी तरफ आपने टेम्परेचर भी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, है ना, गैसेस को लिक्विड स्टेट में ले आएगा। क्या चीज, दो कंडीशन है, फिर से सुनो। अप्लाइंग प्रेशर क्या है, आप प्रेशर इंक्रीज कर दिए उस गैस पे, आपने इतना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, है ना, कि उनमें जो स्पेसेस है बहुत कम हो गए। अब उनमें फर्दर हमने और क्या किया, टेम्परेचर नॉर्मल था उसको टेम्परेचर भी रिड्यूस कर दिया, है ना, उसको सुपर मतलब कूलिंग की तरफ लेके चले गए, सुपर कूलिंग की तरफ, सुपर कूलिंग की तरफ, बात सुपर कूलिंग की तरफ लेके चले गए। तो वो क्या हो गया, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब देखो, पढ़ लेते हैं थोड़ा। A state of directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, अभी बताया। And direct change of gas into solid without changing into liquid is called deposition, ये भी बता रही है आपको। ठीक, effect of change of pressure, ठीक है, difference in the various state of matter is due to the difference in the distances between its constituent particles। तो जो सॉलिड लिक्विड गैस जो भी आपने पढ़ा उनके जो डिफरेंस में, उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस था उन्हीं से वो डिसाइड हो रहा था कि वो पार्टिकल सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। वो कैसे, कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, आपको याद हो हमने बताया था कल कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो फिर वो गैसियस फॉर्म में है। अगर वो मॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो वो लिक्विड में है, अगर बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो वो सॉलिड स्टेट में है। तो कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड या गैस कैसे हो सकती है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो वही कह रही है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, और इसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह लो या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, जितना होगा मतलब उन्हीं के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अब देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस बताया। अब जैसे सॉलिड CO2 है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। अरे अब क्या है कि जैसे जो सॉलिड CO2 है, CO2 गैस है, उस पर हमने प्रेशर लगाया, इतना लगाया और टेम्परेचर भी साथ में रिड्यूस कर दिया, तो वो जो सॉलिड CO2 था, गैस था, वो डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड CO2 उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई आइस। ठीक, अब क्या हुआ, जब इसको वापस से कांटेक्ट में लाएंगे, एयर के कांटेक्ट में, तो ये डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड से गैस। ठीक है, वो लिक्विड वाला स्टेट स्किप कर देगा, तो फिर क्या, ठीक है। दिस इज नोन एज, दिस इज द रीजन कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई गैस। अब इसी कारण की वजह से इसको इसको दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक, thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो दो और फैक्टर हैं, प्रेशर या टेम्परेचर भी डिफाइन करते हैं कि कोई भी मटेरियल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक, जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो देखो पार्टिकल की स्पेसेस कम हो गए, यहाँ पे देखिए आप, प्रेशर बढ़ाया पार्टिकल में स्पेसेस कम हो गए, इतना मतलब प्रेशर बढ़ा दिया तो देखो ये गैस से आके लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक, टेम्परेचर हमने रिड्यूस कर दिया तो मतलब तब भी लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विफाई हो गया ये। अब इधर अगर टेम्परेचर दे दे, यहाँ से अगर उल्टा चले, यहाँ पे टेम्परेचर दे दें तो पहले पार्टिकल के स्पेसेस में ये आएंगे, इतनी दूरियां आएंगी, और एनर्जी दे देंगे तो हो सकता है वो यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, मतलब इसको लिक्विड मानो तो ये सॉलिड वाला है, मतलब ये ये सॉलिड है तो ये लिक्विड हो गया, ये गैसेस स्टेट हो जाएगा, है ना। उल्टा अगर हम लोग चले, समझ में आई, समझ में आया। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर particles of matter can be brought closer together। ठीक, ये हो गया। Particle distance can be varied by applying pressure and temperature। ठीक है, अब हमारा 1.5 इवेपोरेशन एक टॉपिक बचता है, ये हम लेक्चर 4 में कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो तब तक आपको इधर जो हमने काम दिया है इसको रिवाइज कर लीजिए आप, और ये जो होमवर्क दिया है ये आप करके कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट कर दीजिए। 2 मिनट का काम है यार, कर दो आप लोग। ठीक, ठीक है, 5-5 सवाल है, मार्क करके दिखा दो, पोस्ट कर दो, हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, हमको पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर हम जान नहीं पाएंगे क्या चल रहा है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, और अपना जो भी रेस्पॉन्स है आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दो। ठीक, चलो, थैंक्स।